एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये वाला जो चैप्टर है मैप वाला, इसको हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से वन शॉट रिवीजन में कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। आई होप आपने उसको समझ लिया है, लिख लिया है, नोट्स बना लिए हैं। हमने उस पूरे चैप्टर में सारी चीजें जो है वो डिस्कस करी थी रिगार्डिंग मैप, कि ग्लोब है तो फिर मैप की क्या जरूरत पड़ी, फिर मैप की सिग्निफिकेंस क्या है, फिर मैप के टाइप्स क्या होते हैं, तो पॉलिटिकल, फिजिकल और थीमेटिक मैप हमने देखे थे। फिर मैप के कंपोनेंट क्या होते हैं, तो उसमें हम डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल्स को इन डिटेल में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में लास्ट में हम स्केच और प्लान की बात कर लेते हैं। तो यही पूरा छोटा सा चैप्टर है आपका जो है मैप वाला, है ना। तो बहुत इजी सा है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि जब आप बड़े हो जाते हो तब तक भी आपको समझ में नहीं आता है कि फिजिकल, पॉलिटिकल मैप वगैरह में अंतर क्या है। तो अगर ऐसा कोई डाउट आपको है तो आप बिल्कुल वन शॉट रिविजन को एक्सेस कर सकते हो। ठीक, अभी हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। एक एक करके हम सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन रहेगा कि आप सिर्फ इतना सा करें कि जब जब हम चैप्टर करवाते जा रहे हैं तो आप थोड़े थोड़े नोट्स अपने हिसाब से बनाते रहें। साथ ही साथ में जो हम क्वेश्चन करते जा रहे हैं तो इनको भी लिखते रहें, क्योंकि अगर आप सिर्फ सुन के छोड़ दोगे ना तो फिर भूल जाओगे, दिमाग से चीजें उतर जाएंगी, गायब हो जाएंगी। लेकिन अगर आप लिखते चलोगे तो आपको लिखने के लिए सोचना भी पड़ेगा, सोचने के लिए कंसेप्ट को आपको दिमाग में क्लियर रखना पड़ेगा। जब ये सारी चीजें रहेंगी तो आप आसानी से कंसेप्ट को दिमाग में क्लियर रख पाओगे, अपने डाउट्स भी आपको तभी आ जाएंगे, आप खुद से सॉल्व भी उनको कर पाओगे और चीजें आपको समझ आ जाएगी। अभी जो एमसीक्यूज और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब एमसीक्यूज जो है वो भी आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, है ना। एमसीक्यूज जो है वो आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर इनकी हम बात करें तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं कि अगर आपको कोई डाउट है ना, अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग लिमिटेशंस ऑफ ग्लोब क्या होती है, या स्केच और प्लान में हम क्या चीजें लिखेंगे, ऐसा कुछ अगर आपको कुछ भी मन में डाउट लग रहा है तो आप ये क्वेश्चन जब देखोगे ना तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो अगर पहले क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ग्लोब, ग्लोब की लिमिटेशन क्या होती है ना। तो ग्लोब की लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो देखो, शुरुआत के चैप्टर में हमको बताया जाता है कि ग्लोब जब ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था तो फिर हमने मैप क्यों डिजाइन किए। तो जाहिर सी बात है तब हमको समझाया जाता है कि यार ग्लोब, अगर हमको अर्थ एज अ होल पढ़ना है, पूरे अर्थ की स्टडी करनी है तो ग्लोब बहुत अच्छी चीज है ना। लेकिन अगर अर्थ के किसी पार्ट की स्टडी करनी है तो फिर आपको ग्लोब काम नहीं आएगा। आपको मान लो कंट्री के अंदर की स्टेट्स की बात करनी है, या विलेज की बात करनी है, या टाउन की बात करनी है, तो फिर ऐसे में आपको ग्लोब से मदद नहीं मिलेगी, आपको मैप बनाना ही पड़ेगा। ठीक, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो इस तरीके से हमने क्या किया, मैप बनाने की शुरुआत की। मतलब ऐसा तो नहीं ना कि ग्लोब ऑलरेडी था तो किसी ने बैठे बैठे सोचा कि चलो अब ग्लोब तो बन गया, कुछ मिल नहीं रहा है तो मैप बना लेते हैं, ऐसा तो नहीं सोचा होगा। जाहिर सी बात है जब एक चीज में कुछ कमियां रह जाती है और चीज की जरूरत पड़ती है तो फिर नई चीज इन्वेंट होती है। तो इसी तरीके से मैप जो है वो हमारी जिंदगी में आया। ठीक है, तो हम लिमिटेशंस ऑफ ग्लोब करके क्या लिख सकते हैं कि ग्लोब जो है वो कम हेल्प का होता है जब हमको अर्थ के पार्ट की स्टडी करनी है, जैसे कि कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन्स और विलेजेस। ऑल्सो ग्लोब को आप इजी टू हैंडल नहीं कर सकते हो, है ना। इट इज नॉट इजी टू हैंडल। आपको कहीं पे लेके जाना है तो उसको तोक तोक के लेके जाना पड़ेगा। अब आप बोलोगे मैम बलून वाले भी तो आते हैं ग्लोब, तो बलून वाले में किसी ने छेद कर दिया, कुछ भी हो गया, आप बोलोगे पेपर भी तो फट जाता है। इन सारी चीजों को छोड़ो, कुल मिला के अगर बोला जाए तो पेपर्स जो होते हैं इजी टू कैरी होते हैं, आप सस्ते में वापस 2-2 रुपए के परचेज कर सकते हो। लेकिन ग्लोब जो है वो आपको पूरा का पूरा अर्थ आपको ले लेके घूमना है। अगर छोटी चीज की स्टडी करनी है तो फिर आपको अर्थ ले लेके घूमने की जरूरत नहीं है ना, आप छोटी चीज को कैरी करो। ठीक, तो इस तरीके से 2 पॉइंट्स हम इसके अंदर डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन स्केच एंड प्लान, स्केच और प्लान को डिफाइन करो। तो स्केच क्या होता है, मैंने आपको समझाया था कि जब हमको नॉर्मली जैसे मेरे को आपको कोई सा रास्ता बताना है, मैं आपको कहूँ कि यार आप वहां फलानी जगह पे खड़े हो, अब यहाँ से ऐसा करो, सीधा आओ, सीधा आके आपको एक जनरल स्टोर दिखेगा, वहां से आप जो है वो उसके सामने वाली गली में घुस जाना। सामने वाली गली में घुसोगे तो एक लेफ्ट लेना, लेफ्ट लेने के बाद में पहला राइट ले लेना, है ना। बस आपको यहाँ पे जो है वो जगह मिल जाएगी। अब हो सकता है कि ये जो लेफ्ट लिया है इतना बड़ा डिस्टेंस वो इस डिस्टेंस से ज्यादा हो, है ना, या फिर छोटा हो,
मतलब कि ये वाला डिस्टेंस बड़ा हो और ये वाला डिस्टेंस छोटा हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये सब हम स्केच में ध्यान नहीं देते, हम स्केच में सिर्फ एक डायरेक्शन बता रहे होते हैं रिगार्डिंग आवर ऑब्जर्वेशन कि यार यहाँ पे आप अभी खड़ा है इंसान, है ना, और यहाँ पे जनरल स्टोर आएगा, यहाँ पे एक ब्यूटी पार्लर आएगा, और यहाँ पर जो है एक मंदिर आएगा, ठीक है, और फिर यहाँ से नीचे आएंगे तो बस अपने को जहाँ आना है वहां पे हम पहुंच जाएंगे। तो ये स्पॉट ऑब्जर्वेशन के रिगार्डिंग रहता है कि अपने दिमाग में, अपनी मेमोरी में हमने जो स्पॉट ऑब्जर्व किए हुए हैं, हमको जो दिमाग में है, विदाउट स्केल हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। वहीं प्लान की अगर हम बात करें तो स्मॉल एरिया को जब लार्ज स्केल पे बनाया जाता है तो वो क्या कहलाता है, प्लान कहलाता है। जैसे कि स्मॉल एरिया इन द सेंस एक रूम हो गया, उसको आप लार्ज स्केल पे बनाने की कोशिश कर रहे हो कि भैया इतने इतने डायमेंशन का क्या होगा, कमरा होगा, इतने इतने डायमेंशन की लेट बात होगी, है ना। अब प्लान में ऐसा नहीं होता कि लेट बात छोटी है तो और रूम बड़ा है, रियल में बनाना चाह रहे हैं हम और प्लान के अंदर हम लेट बात बड़ी दिखा दे और रूम छोटा दिखा दे, ऐसा नहीं कर सकते। उसमें आप एग्जैक्ट चीज दिखाओगे, एग्जैक्ट डायमेंशन की जितनी आपको बतानी है उतनी ही दिखाओगे, है ना। तो प्लान जो है वो स्केल के साथ में बनाया जाता है। बस मैप से अलग ये इसलिए होता है क्योंकि मैप में हम रूम वगैरह नहीं बताते, ठीक है, मैप में हम लोकेशन और एरिया बताते हैं, लेकिन प्लान में हम रूम, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की बात करते हैं विद यूजिंग अ स्केल। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी वांट टू नो द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रूम, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डिफाइन करने के लिए बोला है ना, अगर 2 नंबर में आ जाता है, ये 2 नंबर में आ गया या ये 2 नंबर में आ गया, या फिर ये पूरा क्वेश्चन 2 नंबर में आ गया तो इस हिसाब से ये 1 नंबर में आ गया और ये भी 1 नंबर में आ गया, ऐसे करके तो आप ये डेफिनेशन यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कहीं पर डिस्क्राइब करने को बोले स्केच और प्लान को, तो फिर हमको इन डिटेल थोड़ी सी ज्यादा चीजें लिखनी पड़ेगी, जो कि मैं आपको आगे वाले क्वेश्चन में भी करवा दूंगी, है ना। कई बार 3 नंबर में सिर्फ स्केच ही पूछ लिया या 3 नंबर में सिर्फ प्लान ही पूछ लिया तो जाहिर सी बात है आप एक एक लाइन लिख के नहीं आओगे, आपको थोड़ा सा ज्यादा बताना पड़ेगा, तो वो मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मैप अगर पूछा जाए तो हमने 3 कंपोनेंट्स पढ़े। सबसे पहला डिस्टेंस पढ़ा था, उसके बाद में हमने पढ़ा था डायरेक्शन, और उसके बाद में हमने पढ़ा था सिंबल, है ना। तो यहाँ पे हमको क्या बोला है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द मैप। व्हाट की जगह पे अगर आपको मेंशन द कंपोनेंट्स ऑफ मैप बोल दे तो आप 3 नाम लिख देना। अगर आपको 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने नंबर में, 2 नंबर में ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो इतने में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाए तो आगे वो 3 नंबर वाला भी मैंने आपको करवाया, उसमें आपको डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल को एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तो ये अगर वॉट या मेंशन आ जाता है तो आप सिर्फ ये 3 लिख दो 2 नंबर के हिसाब से, 3 नंबर के हिसाब से आगे कर लेंगे हम। यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज अ मैप, डिस्क्राइब इट्स मेजर फीचर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, व्हाट इज अ मैप के साथ साथ में फीचर्स को डिस्क्राइब करने, तो जाहिर सी बात है आप छोटा आंसर नहीं लिख सकते, डिस्क्राइब जब भी दिया जाए तो आपको बड़ा आंसर लिखना है। अगर 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इतना आंसर जो है वो लिखना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैप की डेफिनेशन लिखो। तो मैप की डेफिनेशन क्या होगी, मैप से हम क्या समझते हैं कि अगर अर्थ को या अर्थ के किसी हिस्से को आपको फ्लैट सरफेस पे रिप्रेजेंट करना है तो वो क्या कहलाएगा, मैप कहलाएगा। दिमाग में घुसा कि नहीं, फिर से बोल देती हूँ, अर्थ को या फिर अर्थ के किसी हिस्से को आपको फ्लैट सरफेस के ऊपर ड्रॉ करना है या रिप्रेजेंट करना है तो इसको क्या कहा जाता है, मैप कहा जाता है। बस इसको लिख लो, मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ और अ पार्ट ऑफ अर्थ ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस, सिंपल, ठीक। इसमें अगर हम फीचर्स की बात करें तो मैप कई बार एक बिग बुक जितनी भी इंफॉर्मेशन लेके चलता है, साथ ही साथ में अगर आप बहुत सारे मैप को एक साथ इकट्ठा करके किताब बना दो तो एटलस भी बन जाता है। साथ ही साथ में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन रखता है, ग्लोब के कंपैरिजन में आप मैप से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके फीचर्स हो जाएंगे, हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब जो मैं आपको कह रही थी कि स्केच ही अगर आपको 3 नंबर में आ जाता है तो जाहिर सी बात है आप एक लाइन नहीं लिख सकते, तो फिर कितनी लाइन लिखनी पड़ेगी, इतनी लाइंस, है ना। क्या क्या लिखेंगे भाई, तो सबसे पहले तो जो मैंने डेफिनेशन बताई थी वो तो आप पहले पॉइंट में लिख ही दो। इसके साथ साथ में आप बता सकते हो कि कई बार हमको रफ ड्राइंग की जरूरत पड़ती है, स्केच की जरूरत क्यों पड़ती है, तो हम इसकी नीड बता सकते हैं। कई बार हमको किसी भी पर्टिकुलर एरिया के को बताने के लिए, लोकेशन को बताने के लिए एक रफ ड्राइंग की जरूरत पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे प्लेसेस की रेफरेंस पे हम उस ड्राइंग को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अगर रफ स्केच हम बनाते हैं तो हम बहुत सारी लोकेशन पता कर सकते हैं, ऐसे करके विदाउट स्केल जो है वो स्केच बनाया जाता है।
है ना। तो ये पॉइंट्स आप इसके अंदर इंक्लूड कर लो। वहीं प्लान अगर आपको 3 नंबर में आ जाए तो प्लान में आपको क्या लिखना है, वही डेफिनेशन प्लान वाली तो पहले पॉइंट में लिखनी है कि प्लान इज अ ड्राइंग ड्रॉन ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, साथ ही में आप लिख सकते हो कि प्लान जो है वो आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन बताता है। ठीक, अगर आपको किसी रूम की लेंथ या ब्रेथ निकालने की जरूरत पड़ रही है या कुछ भी ऐसी चीज पता करने की जरूरत पड़ रही है जो कि मैप पे नहीं दिखाई जा सकती, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, प्लान जो है वो ड्रॉ करते हैं। ऐसी चीज को क्या कहा जाता है, प्लान कहा जाता है। बस ये पॉइंट्स आप प्लान में लिख लो। ठीक है, डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ मैप, है ना। अगर आपको मेंशन टाइप्स ऑफ मैप 2 नंबर में बोल दिया जाए तो आप ये सिर्फ 3 नाम लिख के आ जाना, पहली लाइन लिख के। ठीक है, लेकिन अगर आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है और शब्द लिखा है डिस्क्राइब, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ मैप, तो फिर आपको इनको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। कर देते हैं भाई डिस्क्राइब, हमको क्या दिक्कत है, अपने को तो आता है। तो पॉलिटिकल मैप क्या होते हैं, पॉलिटिकल मैप जो, फिजिकल मैप बता देते हैं पहले। फिजिकल मैप क्या होते हैं, ऐसे मैप जो कि किसी भी एरिया के रिलीफ फीचर जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स बता रहे होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वहाँ उस जगह का फिजिकल मैप कहलाता है। ठीक है, तो दे शो नेचुरल फीचर्स ऑफ अर्थ लाइक माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स एक्सेट्रा। एग्जाम्पल के तौर पे फिजिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड भी आप बता सकते हो। वहीं पॉलिटिकल मैप जो है वो क्या होता है, ऐसा मैप जो कि आपको कंट्रीज, ठीक है, उसके अंदर के स्टेट्स, उसके अंदर की एरियाज जो है वो बताता है ना। तो पॉलिटिकल मैप शो डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज, जैसे कि पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया एक एग्जांपल हो गया। थीमेटिक मैप क्या होता है, ऐसा मैप जो कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन शो करता है, ऐसे मैप को क्या कहा जाता है, थीमेटिक मैप कहा जाता है। जैसे कि रोड मैप, रेनफॉल मैप, फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मैप, इंडस्ट्री मैप एक्सेट्रा। ठीक, तो ये हमारे 3 टाइप्स के मैप हो गए, इनको हमने डिस्क्राइब कर दिया। अब मैंने आपको बोला था ना कि कंपोनेंट्स ऑफ मैप अगर मेंशन करने को आए तो 3 नाम लिख देना, लेकिन कंपोनेंट्स ऑफ मैप अगर डिस्क्राइब करने को आए तो डिस्क्राइब आपको प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा, है ना। तो आप यहाँ पे सबसे पहले तो इंट्रोडक्टरी लाइन लिख दो, कंपोनेंट्स ऑफ मैप आर, कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स मैप आर एज फॉलोज। ठीक है, समझ आया। अब इसी के साथ में आप पहली लाइन लिखने के बाद में इनको डिस्क्राइब कर दो। जैसे डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, स्केल के साथ में यूज करके हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को मेजर करते हैं। फिर डायरेक्शन जो है वो क्या होता है, डायरेक्शन निकाली जाती है, एक एरो बता दिया जाता है सिंपली कि ये नॉर्थ ऊपर की तरफ आएगा, तो फिर हम उससे दूसरी डायरेक्शन निकाल पाते हैं, है ना। कंपास को भी कई बार यूज किया जाता है। सिंबल्स में आप लिख सकते हो, ऐसे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिंबल्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन को डिपिक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए, हमारे कंपोनेंट्स ऑफ मैप को हमने डिस्क्राइब कर दिया। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो डिस्क्राइब द 2 टाइप ऑफ मैप्स बेस्ड ऑन स्केल। 2 तरह के मैप स्केल पे बेस्ड जो है उनको हमको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो 3 नंबर में आए तो आप ऐसे डिस्क्राइब कर देना। अगर मेंशन करने को बोले, मेंशन द 2 टाइप्स ऑफ मैप बेस्ड ऑन स्केल, तो सिर्फ आप नाम लिख देना। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है हमको डिस्क्राइब करने को, तो हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देंगे। तो स्मॉल स्केल मैप जो है, यहाँ पर भी आपको एक इंट्रोडक्टरी लाइन लिखनी चाहिए, है ना। द 2 टाइप्स ऑफ मैप्स बेस्ड ऑन स्केल आर, ऐसे करके, है ना। तो क्या होगा, आपका आंसर और बढ़िया दिखेगा। नहीं भी लिखोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन और बढ़िया अगर आपको दिखाना है तो आप ऐसी चीजें डाल सकते हो। स्मॉल स्केल मैप क्या होता है, ऐसा मैप जिसमें आप स्मॉल, जब लार्ज एरिया को स्मॉल मैप पे दिखाने की कोशिश करते हो उसको स्मॉल स्केल मैप कहते हैं। ऐसा मैप जो है वो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कि इंडिया का मैप जो है वो स्मॉल स्केल मैप है। लार्ज स्केल मैप क्या कहता है, स्मॉल एरिया को आप बड़े स्केल पे दिखाने की कोशिश करते हो, बड़े मैप पे दिखाने की कोशिश करते हो, तो लार्ज स्केल मैप कहलाता है। ये बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता है, साथ ही साथ में जैसे कि मैप ऑफ दिल्ली हो गया, ये लार्ज स्केल मैप है जो कि लार्ज मैप पे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो तीन तीन पॉइंट इसमें आ गए, 3 पॉइंट इसमें आ गए। आप इसको चाहो तो पॉइंट में भी लिख सकते हो, या जैसे पैराग्राफ में मैंने लिखा है वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक्सप्लेन हाउ वी फाइंड डायरेक्शन ऑन मैप, है ना। तो मैप के ऊपर हम डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, ये अगर हमको बताना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे इसको बता सकते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे पहले बताना पड़ेगा कि मैप के अंदर होता है एक छोटी सी जगह जहां पर एक एरो दिया जाता है जिसपे लिखा होता है एन, है ना। जैसे कि मैप के टॉप पे
एरो बना होता है और बताया जाता है कि एन, यानी कि ऊपर वाली पोजीशन जो है वो एन है। तो एक बार हमको वो पता चल गया तो हम उससे पता कर सकते हैं कि वो कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है। ठीक है, उसको नॉर्थ लाइन भी कहा जाता है। इस तरीके से हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन पता कर सकते हैं। 4 मेजर डायरेक्शन होती है जिसको कहा जाता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इनको कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। बाकी जो है वो 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, है ना। कोई सी भी प्लेस जो है वो ज़्यादा एक्यूरेटली हम लोकेट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज इंटरमीडिएट प्लेसेस। तो ये तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं और हमको पता भी है, हमने वन शॉट रिविजन वगैरह में इसकी बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं हम, है ना। मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, एमसीक्यूज में भी हमने एक्सप्लेन करा था। तो कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है। साथ ही साथ में क्वेश्चंस भी जो है वो काफ़ी ईजी हैं, है ना। तो यहाँ पे खत्म होते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर मैप्स। आई होप आपको सब समझ आ गया है, आप लिख रहे हो साथ साथ में, जो भी छोटे मोटे डाउट्स है वो आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से सारे वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा नहीं कि हम चैप्टर करा के बाकी चीज़ें नहीं कराएंगे, या 2 चैप्टर करा के बाद में आपसे पैसे मांगेंगे, कुछ भी नहीं। सारी चीज़ें सब कुछ आप एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर देख सकते हो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हज़ारों हज़ार बार। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में।